डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जामिया एंट्रेंस टेस्ट पीजी के लिए ऑफ कोर्स नज़दीक है। मुझे बताया गया है कि जून में है, तो उसके सीरीज को आज एक बार फिर से जारी करते हैं। और आप पूरा भरोसा रखिए कि एग्जाम के पहले और कुछ दिन पहले ही सारे पेपर जो मेरे पास में हैं सबकी पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस विद लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन करेंगे और आपको कुछ टिप्स भी देंगे। आज उसी सिलसिले में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2021 जो सबसे लेटेस्ट पेपर है पिछले साल का, उसको चलिए एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उसका लेवल कैसा है और उसके थ्रू जानने की कोशिश करते हैं क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे कि आप इस तरह के क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकें। सो लेट अस बिगिन। ये सभी मेरे स्टूडेंट जो भी पीजी एंट्रेंस टेस्ट, इवन यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस बिगिन। क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं। जनरली ये क्वेश्चन यदि आप देखें, ओवरऑल जो मैं पिक्चर बोल रहा हूं कि इसमें थोड़े से थीम वाले हैं, मतलब थ्योरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो बहुत आसान है, थोड़े से प्रैक्टिसेस हैं इंडिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दुनिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और बहुत सारे करंट इवेंट जैसे चीज दिखते हैं और जनरल नॉलेज जैसे दिखते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट फंक्शन करती है, गवर्नेंस का, इंडियन गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर, किस में कौन डिपार्टमेंट में आता है, ये सब भी बातें इसमें हैं। कुल मिला जुला के काफी आसान जैसा पेपर है और आपको 70% लाने से इसमें आपको कंप्लीट कर जाना चाहिए। जो कोई भी स्टूडेंट जो ठीक से पढ़ा हो सीबीसीएस सिलेबस और उसने यदि पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस किया हुआ हो और एग्जाम गाइड जो मैंने निकाला है यदि उसको उसने ठीक से पढ़ा हो, 8-10 बार पढ़ा हो, डेफिनेटली इसको क्रैक कर लेगा। नाउ लेट अस बिगिन। 100 क्वेश्चन है, तेजी से चलेंगे। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट इंडिया को ओथ कौन दिलाता है। अब ये बहुत लोग आप में से जानते होंगे कि इसको कौन दिलाएगा। प्राइम मिनिस्टर दिला नहीं सकता है। प्राइम मिनिस्टर एक तरह का अपॉइंटी होता है। वैसे तो अपॉइंटी चीफ जस्टिस भी होते हैं जो दिलवाते हैं, लेकिन जो कन्वेंशन है उसमें चीफ जस्टिस चूंकि वो जुडिशरी के हेड होते हैं, तो वो स्टेट के हेड को, स्टेट का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट, और जुडिशरी का हेड कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। लेजिस्लेचर का हेड कौन है, तो स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के और जो राज्यसभा के चेयरपर्सन, तो यही तीनों जो ब्रांच है उसके हेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट की ओथ से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है जो यूजीसी नेट में पूछा गया कि प्रेसिडेंट ओथ किन किन चीजों का लेता है। वो आप आर्टिकल में देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे दे नहीं पा रहा हूँ। वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड प्रोटेक्ट करने की ओथ लेते हैं, मतलब, और ये ओथ थोड़ा अलग है जो प्राइम मिनिस्टर अदर मिनिस्टर लेते हैं। इसके अलावा ओथ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कुछ ही डिग्निटरीज के ओथ जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट आर्टिकल में लिखे हुए हैं, लाइक गवर्नर का ओथ लिखा है, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट की, इन सब की कुछ ओथ लिखी हुई है। और बहुत जितने भी मिनिस्टर्स हैं और जो लेजिस्लेचर है उनकी ओथ जो है शेड्यूल 3 में चेक कर लीजिएगा, मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर शेड्यूल में, शेड्यूल 3 में पढ़ा जो है वो दी हुई है, अलग आर्टिकल में नहीं है, सबको एक जगह इकट्ठा करके एक ही जैसा। इसके अलावा ये है कि प्राइम मिनिस्टर का कोई सेपरेट ओथ नहीं होता है, या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। वो जो मिनिस्टर होते हैं वही ओथ लेते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर जो होते हैं। यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्स 2021 2030 एज द यूएन डिकेड ऑन, तो ये यूएन डिकेड, ये तो बस एक फैक्ट है, आप जानते हैं तो जानते हैं। इन्होंने डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रखा है, हर डिकेड को वो कुछ मनाते हैं, ईयर भी मनाते हैं। Who has been named winner of the prestigious 2021 माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज। अब ये आपको बम्प कर सकता है, लेकिन यदि आप जीके करंट इवेंट देखते आए होंगे 6 महीने का, जैसे इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ हर संडे को, तो आपको ये क्वेश्चन कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि ये जुलाई में, सॉरी, जनवरी 2021 में न्यूज में आया था। हर साल जनवरी में माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज जो है वो अमेरिका की संस्था जो है माइकल एंड शीला ट्रस्ट वो देती है। वो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर जो एल्गोरिथम के मैथमेटिक्स के में जो जिन्होंने अचीवमेंट किया है, कोई खास मुकाम हासिल किया है, उनको दिया जाता है। पिछले साल का जो है इंडिया के निखिल श्रीवास्तव को मिला था, इस साल भी इंडिया के अमित सहाय को मिला है। तो ये जनवरी 2022 में ये मिला है, तो इस बार के लिए यदि किसी कंपटीशन में पूछा जा सकता है तो आप इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है डीपीएसपी शॉर्ट में कहते हैं, वो किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ये सब लड्डू क्वेश्चन है आपके लिए, किसी के लिए भी बहुत आसान क्वेश्चन है, पार्ट 4 में है। पार्ट 4 में जो आर्टिकल है वो भी याद कर लीजिए, 36 से लेके 51, 36 to 51 जो है वो पार्ट 4। और पार्ट 3 क्या है, यस, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, वो जो है फंडामेंटल राइट है, और 36 से लेके 51 तक जो है वो पार्ट 4 है। इसके अलावा जो पार्ट 4 में एक जोड़ा गया 4A, मतलब एक एडिशनल जोड़ा गया
51 ए करके जोड़ा गया, ये है फंडामेंटल ड्यूटी जो 1976 में 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया, जिसमें अब 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। 10 पहले होते थे और एक जो है जोड़ा गया 2002 में, जब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के, तो उसमें 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई कि पेरेंट जो है अपने 14 साल से कम के बच्चे को स्कूल भेजने की पूरी कोशिश करेंगे, उनका दायित्व है। ये पूछा जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये सब भी लड्डू क्वेश्चन है, आप सबको पता है जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वो डेट वेट पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, इंडिया का आजाद होने के बहुत पहले, और ये एक्सेप्ट हुआ 22 जनवरी 1947, वो भी आजाद होने के पहले। ये दोनों डेट यदि आपको पूछे तो क्वेश्चन थोड़ा मीडियम लेवल का बन जाता है। ऑफ कोर्स रोट लर्निंग। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राज्यसभा जो है क्या होती है, ऐसे देखिएगा ये सब डिजॉल्व कुछ डिजॉल्व होती नहीं, आपको पता है ये परमानेंट हाउस है, कभी डिजॉल्व नहीं होती है। वेरी लड्डू टाइप ऑफ क्वेश्चन। लेकिन इसके जो 1/3 जो मेंबर होते हैं, करीब 250 या 245 मेंबर होते हैं, उसके जो 1/3 मेंबर होते हैं वो हर 2 साल पे रिटायर कर जाते हैं। तो हर 2 साल पे उनकी जो है भर्ती की जाती है। एक इंडिविजुअल मेंबर का जो टेन्योर होता है, टेन्योर मतलब कि कार्यकाल होता है, वो 6 साल का होता है। Which part of the 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, which part of the Indian Constitution is related to cooperative society in India। अब आपको लगा कि ये क्यों पूछ दिया गया, ये अगेन करंट इवेंट था। उस समय में क्या हुआ था, जुलाई 2021 में एक न्यूज आई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 97th अमेंडमेंट हुआ था, जो 2011 में हुआ था, उसके कुछ पार्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया कि ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसमें हुआ ये था कि 97th अमेंडमेंट से एक नया पार्ट जोड़ा गया था 9B, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि स्टेट सब्जेक्ट है, उसके बहुत सारे जो नियंत्रण थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। इसको लेकर के कई लोग ने PIL दायर किया था कि ये फेडरलिज्म को आहत कर रहा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस अमेंडमेंट को करार देना चाहिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इतने साल बाद फैसला दिया कि यस, उसके कुछ प्रोविजन जो हैं वो स्टेट के पावर को डाइल्यूट करते हैं और फेडरलिज्म को अफेक्ट करते हैं, इसलिए उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। चूंकि ये न्यूज जुलाई 2021 में आई थी, ये सब एग्जामिनेशन उसके बाद हुआ है, तो ये करंट इवेंट को पिक कर लिया गया। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जैसे अभी बहुत हॉट है, क्योंकि अब क्वेश्चन कुछ दिन में सेट होने वाले होंगे, तो अभी जो इवेंट हो रहे हैं उसके काफी चीजें जो हैं वो जहां थ्योरी से जुड़ती है, जहां वो किसी सब्जेक्ट से जुड़ जाते हैं, तो करंट इवेंट को इसी तरह से एग्जाम में यूज किया जाता है, सीधा नहीं यूज किया जाता है, उसको टेढ़े ढंग से यूज किया जाता है। तो पार्ट 9B आपको तो कल ये जानना है कि कौन सा पार्ट है, जबकि इतनी सारी कहानी इसमें हो गई। पेंडल्टन एक्ट 1883 क्या किस चीज से रिलेटेड है, आपको पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में। इस पर तो पूरी कहानी लिखी जा सकती है। जब वहां पे प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट का नाम मैंने दिया होगा, प्रेसिडेंट जैक्सन थे, तो प्रेसिडेंट जैक्सन के टाइम में, इसका नेम चेक कर लीजिएगा, उस समय में वहां जो ब्यूरोक्रेसी चलती थी उसको पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी कहते हैं या स्पॉयल सिस्टम भी कहते हैं। स्पॉयल सिस्टम में होता यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, जो प्रेसिडेंट बनते हैं, वो अपने जो ऐसे ब्यूरोक्रेट को लेकर के आते हैं अच्छे पोस्ट पे, जो उनके पार्टी के आइडियोलॉजी से अलाइन होती है। ये बहुत ही गलत बात है, इसको स्पॉयल सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि फिर जो है पूरे ब्यूरोक्रेसी जो है वो पार्टीजन हो जाएगी, जो कि न्यूट्रलिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आहत करती है, उससे जनता का अल्टीमेटली नुकसान होता है, क्योंकि मेरिटोरियस लोग नहीं आ पाते हैं। तो इस सिस्टम से दुखी होकर के एक मिस्टर गारफील्ड ने जो है उस प्रेसिडेंट की हत्या कर दी थी। तो प्रेसिडेंट, यहाँ पे मैंने नाम कुछ छूट गया है, जैक्सन है यहाँ पे, उनकी हत्या कर दी थी। तो उसके बाद जो है एक कमीशन बैठी थी और एक एक्ट लागू हुआ था, उसको पेंडल्टन एक्ट बोलते हैं, जहाँ पे कि जो ये पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी है या स्पॉयल सिस्टम, उसको खत्म करके मेरिट बेस्ड सिस्टम लाया गया। तो ये एक पूरी कहानी है जो कि बहुत सारे क्वेश्चन के फॉर्म में आपको आती है। यहाँ तो बहुत सिंपल पूछा गया कि 1883 का जो पेंडल्टन एक्ट है यूएस में, वो मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट करती है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन विच प्रिंसिपल कंट्राडिक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि एक जो सबऑर्डिनेट है उसका दुनिया में बस या ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक ही बॉस होगा, ऐसा नहीं होगा उसको 2 बॉस होगा, B1 B2 नहीं होगा। लेकिन साइमन एंड कई ऐसे थिंकर हैं जो कहते हैं कि ये मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, ये टेक्निकल हेड होता है, तो जो स्पेशलाइजेशन के चलते ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा मुश्किल होता है
कि यूनिटी ऑफ कमांड रखा जाए। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है, जहां की स्पेशलिस्ट भी कंट्रोल करते हैं कि सबऑर्डिनेट को और एक जनरलिस्ट भी करते हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी को काटता है, यूनिटी ऑफ कमांड को। Which theory is considered as the first systematic conceptual model of human motivation? तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहला जो ह्यूमन मोटिवेशन पे जो थ्योरी आई थी, बाद में तो काफी सारी आई, वो मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी आई थी। और उसमें उनका कहना था मास्लो का कि जो हम इंडिविजुअल होते हैं उनका साइकोलॉजिकल मेकअप ऐसा होता है कि सबसे पहला नीड हमें होता है रोटी कपड़ा मकान का, फिजियोलॉजिकल नीड बोलते हैं। जब वो पूरा हो जाता है तो हमें जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड होती है, घर पे छत हो, हम मतलब सिक्योर रहें। और फिर वो पूरा हो जाता है तो हमें जो सोशल नीड होती है कि हमें जो है कोई प्यार करे, बिलोंगिंगनेस हो, हमारा रिलेशन हो, नेटवर्क हो, सोशल जो नीड होती है लव बिलोंगिंगनेस की, और वो भी पूरा हो जाए तो हमें जो है सेल्फ स्टीम की नीड हो जाती है कि हमें कोई कहे कि यस तुम भी हो, तुम्हारा भी कुछ वजूद है। और यदि वो भी पूरा हो जाए तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, सेल्फ रियलाइजेशन कि हम क्यों इस पृथ्वी पे आए, हमारा क्या पर्पस है, एम एंड ऑल टाइप का रिफ्लेक्ट जो करने लगते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड। तो इसको जो है नीड हायरार्की थ्योरी कहते हैं, मैस्लो का, अब्राहम मैस्लो जो यूएस के साइकोलॉजिस्ट थे। टू फैक्टर थ्योरी यहाँ पे जो है हर्जबर्ग का, वो भी काफी पूछा जाता है। टू फैक्टर थ्योरी ऑर्गेनाइजेशनल मोटिवेशनल थ्योरी है, जहाँ पे कि हर्जबर्ग ने ये कहा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन। एक फैक्टर होते हैं जिसको कि यदि आप नहीं दीजिएगा तो जो वर्कर है वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। जैसे कि आप उनका अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं दीजिएगा, उनको पे जो है टाइम से नहीं दीजिएगा, जो उनकी रेस्ट पीरियड है वो नहीं दीजिएगा, एंड ऑल काइंड ऑफ जो सिंपल सिंपल चीजें जिसको कि हम कहते हैं कि वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है। तो यदि वो देते हैं तो, लेकिन यदि वो दीजिएगा तो कोई खास मतलब पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं होता है, बस न्यूट्रल रहेगा या निगेटिव होगा। दूसरा जो है वो पॉजिटिव मोटिवेशन देता है, जैसे रिकॉग्निशन दीजिए, वर्क को और इनरीच कीजिए, आप उसको पार्टिसिपेट करवाइए डिसीजन मेकिंग में, ये पॉजिटिव फैक्टर है, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो टू फैक्टर थ्योरी उन्होंने दिया था हर्जबर्ग। मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, पिछले स्लाइड की। हर्जबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी दिया था, उसको हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी भी बोलते हैं। मतलब हाइजीन फैक्टर वो है जो कि या तो निगेटिव आपको मोटिवेट करेगा या न्यूट्रल, जो जो मोटिवेशन फैक्टर है वो पॉजिटिवली मोटिवेट करता है। 11 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो एक एक्ट से बनी है, इसलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपको पता है ऐसे बॉडी जो कि एक्ट से बनते हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं किसी आर्टिकल में वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं, जैसे जैसे कि इलेक्शन कमीशन, जैसे सीएजी, जैसे यूपीएससी। और जो इन दोनों ही नहीं होते हैं वो एक नॉन स्टैट्यूटरी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन थी और नीति आयोग है। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है नोडल मिनिस्ट्री है, नो, ये तो ये जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वो इसके नोडल है। तो इसमें से केवल एक स्टेटमेंट सही है। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर और स्टेट के बीच में होता है वो किसके रिकमेंडेशन पे होता है? सब लड्डू टाइप का क्वेश्चन है। फाइनेंशियल द फाइनेंस कमीशन पे होता है। अभी 15वीं फाइनेंस कमीशन का टेनियर है जिसके चेयरपर्सन एन के सिंह है। ये पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि फाइनेंस कमीशन का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 280, 280, मत भूलिएगा इसको। Consider the following statement. When the Vice President of India acts as the President of India, he does not perform the function of Chairman of Rajya Sabha. Yes, ये सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि जब आप राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं तो आप एक छोटे मतलब एक पार्लियामेंट के एक पार्ट के आप हेड होते हैं, जबकि प्रेसिडेंट जो है वो पूरे पार्लियामेंट के ऊपर एक तरह से होता है। पार्लियामेंट से जो एक्ट पास होती है उसको वो एसेंट देता है, इसलिए ये सही है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस नहीं प्रोमलगेट कर सकता। प्रोमलगेट का मतलब इशू, सिंपल समझिए, लीगल लैंग्वेज है, इशू नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट कर सकता है। वाइस को काट दीजिएगा तब ये सही हो जाएगा, और वो आर्टिकल 123 के तहत करता है। ये भी पूछा जाता है, इस आर्टिकल को केवल 2 को यहाँ कर दीजिए, 1 को बीच में ले आइए, तो गवर्नर जो है वो इस आर्टिकल के थ्रू जो है ऑर्डिनेंस स्टेट में लागू कर सकता है। तो इसीलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज कहाँ है? ये सब एकदम बम क्वेश्चन है, आप एकदम घबरा जाएंगे कि कहाँ से आया। लेकिन यदि ये क्वेश्चन रिपीट होगा तो आप मुस्कुराएंगे, यदि किसी भी एग्जाम में। ये हैदराबाद में, एक बार आपने याद कर लिया फिर आगे तो आपको बस मार्क्स मिलने हैं। Who has been appointed as the chief statistician of India in March 2021? देखिए अब मार्च से लेकर के जुलाई, इनफैक्ट जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट इवेंट को कैसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो इस बार भी आपको जनवरी से लेकर के और जुलाई जून तक के करंट इवेंट को बहुत गौर से देखना है। उसके लिए मैं
वीकली करंट अफेयर वीडियो लाता हूं। अभी उसको बहुत ज्यादा लोग नहीं देखते हैं, 1000-1200 देखते हैं, मुझे पता नहीं क्यों स्टूडेंट मेरे नहीं देख रहे हैं। और आप देखिए, उससे आपको ये सब क्वेश्चन क्रैक होगा। जो भी अपॉइंटमेंट अभी हो रहा है, जैसे नीति आयोग के चेयरपर्सन बदल गए हैं, अभी आर्मी चीफ बदल गए हैं, वो सारे उसमें जो है आ रहे हैं। तो जीपी समंता जो है चीफ स्टैटिस्टिशियन नियुक्त किए गए थे मार्च 2021 में। विंसेंट ऑस्ट्रम का नाम याद आते ही आपको पब्लिक चॉइस थ्योरी जो है याद आना चाहिए। ये पब्लिक चॉइस थ्योरी के एक तरह के फादर हैं। पब्लिक चॉइस थ्योरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, या पॉलिटिकल साइंस में क्या है, उसमें पब्लिक चॉइस थ्योरी ये कहता है कि कोई भी जो पब्लिक पॉलिसी बनती है, उसमें जो सेट ऑफ एक्टर होते हैं वो सब स्वार्थी होते हैं, और वो सब अपने निजी इंटरेस्ट में जो है अपने इंटरेस्ट या प्रेफरेंस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशनल रूल रेगुलेशन नॉर्म्स बिहेवियर ऐसा होता है कि उसमें सब लोग अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करते हुए भी जो मिल के डिसीजन लेते हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो जाता है, यदि रूल रेगुलेशन ठीक से बनाया गया हो, डिजाइन ठीक से किया गया हो। विंस्टन ऑनस्ट्रैम ने जो है एक और बात कही थी जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पब्लिक चॉइस के तो ये चीफ प्रोपोनेंट हैं। उन्होंने कहा था कि जो ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे अमेरिका में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कई लोग ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को भी लोग ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, मतलब जिसको बाबूगिरी कहते हैं, रेड टेप, बहुत रूल रेगुलेशन और बहुत इम्पर्सनल होना, जनता से कटा हुआ, उसको ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। उसको उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिप्लेस होना चाहिए। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन वो है जो जनता से जुड़ा हुआ है, जो रिस्पॉन्सिव है, जो अकाउंटेबल है, जिसको कि जनता महसूस करती है कि वो उसके रियली वो पब्लिक सर्वेंट है, उसके सेवा के लिए। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेलर का जिक्र आते ही क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। फेडरिक टेलर, व्हाट इज कंसिडर्ड एज द इसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसका इसेंस क्या था। तो इसेंस, अब देखिए सब पूरे मेंटल रिवॉल्यूशन पूरा ही है यहाँ, और मेंटल रिवॉल्यूशन जो है दोनों के पार्ट में था, वर्कर एंड मैनेजर दोनों, तो इसलिए ये सही है, आसान क्वेश्चन है ये सब। व्यू वोट ऑन अकाउंट क्या है, और वो कितने अमाउंट के लिए होता है। देखिए वोट ऑन अकाउंट जो है, अब तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बजट अब 1 फरवरी को प्रस्तुत होने लगा। पहले जब 29 फरवरी या 28 फरवरी को होता था, तो उस समय कई बार क्या होता था कि बजट टाइम से पास नहीं हो पाता था, और फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से चालू हो जाता था। तो उसमें 2 महीने के लिए एक वोट ऑन अकाउंट पास कर दिया जाता था, बिना किसी बहस के, बिना बजट को पास हुए हुए, कि गवर्नमेंट का काम ना रुके। और उसमें कहा जाता था कि जो पूरे साल भर का आपका बजट जो होने वाला है, उसका 1/6 जो है आप 2 महीने में खर्च कर सकते हैं, अप्रैल में और मई में। इसको वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। वोट ऑन अकाउंट एक और अवसर पे यूज होता था, जब कोई सरकार केवल 2 ही 3 महीने के लिए, अब इलेक्शन होने वाला है, तो वो पूरे साल भर का बजट नहीं प्रस्तुत करती थी, क्योंकि उसमें पॉलिसी इश्यूज होते हैं। तो जो सरकार जा रही होती है उसको कोई हक नहीं होता है कि पूरे साल भर के लिए पॉलिसी बनाए, तो वो वोट एंड अकाउंट पास करवा लेती है, और फिर जो नई सरकार आती है उसके फाइनेंस मिनिस्टर एक रेगुलर बजट जो है रिमेनिंग महीने के लिए प्रस्तुत करते थे। तो वोट ऑन अकाउंट 1/6 ऑफ एस्टिमेटेड बजट आप 2 महीने में खर्च कर सकते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ। ये क्वेश्चन इनवैलिड हो गया, क्योंकि इसमें दो दो सही आंसर हैं। ना तो गवर्नर के इम्पीचमेंट का कोई मामला है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना वाइस प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस का तो है, इसीलिए ये क्वेश्चन इनवैलिड। व्हेन द सिटीजन चार्टर इनिशिएटिव ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस, तो इंडिया में जो ये लागू हुआ है 1997 में हुआ है। वर्ल्ड में जो है जॉन मेजर उस समय में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। 1991 में सबसे पहले यूके में लागू हुआ सिटीजन चार्टर। होता क्या है, जैसे आप बैंक गए और बैंक के बाहर में लिखा रहेगा एक बोर्ड पे सिटीजन चार्टर, वो आपका एक राइट है एज ए कस्टमर। उसमें लिखा रहेगा डियर कस्टमर, आपका वेलकम है बैंक में, हमारा मिशन ये है, हमारा विजन ये है, हम कस्टमर को ऐसे सेवा देना चाहते हैं, ये चार्टर है। उसमें लिखा रहेगा यदि आप बैंक ड्राफ्ट अप्लाई करते हैं 15 मिनट में बन जाएगा, चेक बुक आपको 1 दिन में इशू हो जाएगा, लाइक दैट, पैसे इतने मिनट में मिल जाएंगे। मतलब एक कमिटेड सर्विस डिलीवरी का एक बेंच मार्क क्वालिटी ऑफ सर्विस लिखा रहता है, जिसको मीट करने की कोशिश करता है ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट एक लिखा हुआ है, नहीं करेगा तो आप कुछ खास कर नहीं सकते। नीचे लिखा रहता है यदि आपको शिकायत हो तो इस शिकायत अधिकारी से कर सकते हैं, लेकिन उसकी पब्लिक सेक्टर में कोई सुनता कौन है। तो बट एक है, एक मतलब एक जस्ट एक कमिटमेंट सॉर्ट ऑफ, बहुत अच्छी तरह से लागू इंडिया में हुआ नहीं है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। पहले समझिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है क्या। आपको पता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई, जिसमें कि ग्राम पंचायत, फिर बीच में जो है पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद का प्रोविजन है। इसके अलावा जो
म्यूनिसिपैलिटी का भी प्रोविजन है 74th अमेंडमेंट में, जो नगर के लिए मतलब शहर के लिए म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब इन दोनों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है कोऑर्डिनेशन हो, नगर और ग्राम। कई बार ऐसा होता है एक ही शहर में जो है कुछ पोर्शन पंचायत के अंदर पड़ता है और कुछ म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, तो उनमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात गई, प्लानिंग कमीशन ने कहा, जहां पे कि नगर पंचायत और जो ग्राम पंचायत इन दोनों के प्लान को जो है कंबाइन करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेट किया जाएगा। ये आर्टिकल 243 जेड डी के तहत लाया गया। 243 आर्टिकल पूरा ही जो है पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है, ए से लेकर के और क्या जेड जेड तक देख लीजिएगा इसको, कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार पूछा जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 20 नवंबर कब मनाया जाता है? ये सब भी जो है करंट इवेंट है, क्योंकि मार्च में होता है तो आपको पता होना चाहिए कि कब होता है। ये सारे जो डे होते हैं, जैसे कि नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज डे अभी मनाया गया, हेल्थ डे मनाया गया, अर्थ डे मनाया गया, अभी इन्वायरमेंट डे मनाया जाएगा 5 जून को। तो ये सारे डेज जो होते हैं वो भी एक क्वेश्चन बन जाते हैं। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। हु इज रेसिपिएंट ऑफ 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड? अब आपको दिक्कत क्या होगी कि 51st आपको पता नहीं चलेगा किस साल का है, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेट चल रहा है, वो कुछ 2019 का भी दिया जा रहा है। तो एनीवेज 51st जो है वो मिला था रजनीकांत को, 50th जो है वो मिला था अमिताभ बच्चन को, और 49th मिला था विनोद खन्ना को। 3 याद कर लीजिए। हु एक्ट्स एज चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया? पहले तो ये इसमें समझिए, जो बहुत बार पूछा जाता है कि जोनल काउंसिल बना कैसे था, किस नियम के तहत बना था, और जोनल काउंसिल है क्या। तो जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, तो उसमें जोनल कमीशन की बात थी, जोनल काउंसिल की। उसमें यह था कि स्टेट, चूंकि उस समय काफी झगड़ा होता था, लैंग्वेज के बेसिस बने थे, कभी रिवर वाटर को लेके, कभी टेरिटरी को लेके, कभी लैंग्वेज को लेकर के। तो उसमें यह हुआ कि 5 जो है जोन बनाया जाए, जिसमें 4 तो 4 दिशा हो गए और बीच में एक सेंटर में, और उसमें जो स्टेट हैं आपस में मिल करके कोऑर्डिनेट करें, जिससे आपस में वो हार्मनी बनाए रख सकें, और उसको चेयर जो करेंगे वो होम मिनिस्टर करेंगे। ये हुआ था। तो इसके बारे में सब पढ़ लीजिए। इसमें पूछा था कि किसके तहत बना था, तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बना था, और इसको होम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं। Which article of the Constitution of India is expressly mentioned parliamentary privilege? मतलब कौन सा आर्टिकल में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात की गई? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है? ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, जो कि लिखा हुआ नहीं है, कन्वेंशन। मतलब जो एमपी होते हैं, लेजिस्लेचर होते हैं, उनको कुछ प्रिविलेजेज हैं। जैसे एक प्रिविलेज है कि यदि वो संसद के अंदर कुछ भी कहते हैं तो उस पर कोई उन पर केस नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने देशद्रोह की बात की। जो भी होगा हाउस के अंदर होगा तो स्पीकर उस पर एक्शन लेंगे। इस तरह की कई, उनको अरेस्ट जो है सिविल केसेस में जब हाउस चल रहा हो तो उनको इम्यूनिटी होती है, और बहुत सारे और तरह के पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं। उनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, किसी भी तरह का सूचना लेने का अधिकार है, और पार्लियामेंट को यहाँ तक है कि यदि कि पार्लियामेंट की कोई हेट ही करता है तो उसको सजा देने का भी अधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के अंदर है। तो ये सब आर्टिकल 105 में लिखा हुआ, याद कर लीजिए। Which one of the following is not salient feature of Constitution of India? ये सब है। क्वाजाई फेडरल स्ट्रक्चर है, जो केसी वेयर ने कहा था, ये पूछा जाता है, याद कर लीजिए केसी वेयर को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है 2 तरीके का, सेंटर और स्टेट के बीच में भी है वर्टिकल, और हॉरिजेंटल में जो है लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में डिवीजन ऑफ पावर है या सेपरेशन ऑफ पावर है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कमिटेड जुडिशरी नहीं है। कमिटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है? ऐसी जुडिशरी जो उस समय के गवर्नमेंट के फेवर में काम करती नजर आए। कभी ऐसा होगा डेमोक्रेसी में? होना भी नहीं चाहिए। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी वही है जो पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी है। मतलब ब्यूरोक्रेसी जो है उस समय की जो सरकार और उसकी जो नीतियों है, उसके नीतियां तो ठीक है लेकिन उसके पॉलिटिक्स के साथ हो लेता है, उसको कमिटेड ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। और इंदिरा गांधी एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर थी जो बात करती थी कि ब्यूरोक्रेसी को कमिटेड होना चाहिए। ऑफ कोर्स वो ये नहीं कहती थी कि मेरे पार्टी के लिए कमिटेड हो, वो कहती थी कि सरकार के लिए कमिटेड हो। लेकिन जो न्यूट्रलिटी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर की या ब्यूरोक्रेसी की, उसमें यह भी है कि आप किसी सरकार के लिए भी कमिटेड नहीं होगे, आप देश के लिए कमिटेड होगे, आप स्टेट के लिए कमिटेड होगे। गवर्नमेंट आती है जाती है, उसके लिए तो आप न्यूट्रल रहोगे। यदि वो सही कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार तो आप साथ दोगे, नहीं कर रहे तो आप ऑब्जेक्ट करोगे। तो इसलिए कमिटेड ना तो ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए और ना ही जुडिशियरी। Who said, for the form of government let fools contest, whatever is administered best is best? हिंदी में क्या मतलब है कि ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कि डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है, कम्युनिज्म है, टोटलिटेरियनिज्म है, ये सब फॉर्म को लेके झगड़ा तो बेवकूफ लोग करते हैं। अरे जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दे वही अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये बात जो है अलेक्जेंडर पोप ने कहा था। अलेक्जेंडर पोप एक कवि तो थे ही इंग्लैंड में,
17th और कुछ पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी में। लेकिन वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, वो पॉलिटिक्स में भी भाग लेते थे और काफी सारे उनके पॉलिटिकल सटायर भी हैं, वो सटायरिस्ट भी थे। तो उसी में से एक लाइन उनका ये है, बहुत फेमस है और कई एग्जाम में ये पूछा जाता है। इंडिया का रैंक क्या है लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? ये सब जो है 2020, अभी तो एक साल पहले का है, तो 131 है। ठीक है, सब बस याद कर लीजिए तो याद कर लीजिए। विच इज द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल रिटन, सबसे जो लेंदी है, सबसे बड़ा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में कौन सा है? तो इसका श्रेय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्राप्त है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, इससे ज्यादा कहीं नहीं, करीब 450 आर्टिकल, 25 पार्ट, कितने सारे शेड्यूल, तो आप समझ सकते हैं। 29 देखिए, द मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो यूपीएससी के मेंबर होते हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाता है? तो उनको इम्पीचमेंट से रिमूव नहीं किया जाता है। यदि आप आर्टिकल 317 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ कैसे उनका रिमूवल जो होता है, प्रेसिडेंट एक इंक्वायरी के लिए, यदि उनको शिकायत मिलता है और उनको लगता है कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि प्लीज आप इस पे इंक्वायरी कीजिए। सुप्रीम कोर्ट अपने रूल के तहत, जो कि आर्टिकल 145 के तहत वो अपनी रूल बनाते हैं इंक्वायरी की, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का रूल, उसमें से एक रूल वो बनाते हैं कि यूपीएससी के मेंबर की यदि जांच हम कैसे करेंगे, उस बेसिस पे वो इंक्वायरी करते हैं। यदि उस इंक्वायरी में प्रूव हो जाए उन पर चार्ज, तो फिर प्रेसिडेंट जो है उनको रिजाइन करने कहते हैं या रिजाइन कर देते हैं। इस तरह से रिमूव किया जा सकता है। Who among the following compared the district collector? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपको पता है, कहीं कहीं उनको डीसी भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी कहते हैं, कलेक्टर भी बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू ए टॉर्टवाइज, मतलब एक लीडर इंग्लैंड के, उन्होंने कहा कि जो इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो कछुआ है जिसके पीठ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार नाम की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हाथी जो है वो सवार है। मतलब कछुआ के पीठ पे पूरी भारत सरकार जो है सवार है, और वो कछुआ है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर जो थे, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने दिया था। उन्होंने मैकडोनाल्ड अवार्ड के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था, जिसपे कि गांधी जी फास्ट ऑन टू डेथ पे बैठे थे, और फिर पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। वही रैमसे मैकडोनाल्ड ने ये इंटरेस्टिंग बात कही कलेक्टर के बारे में। तो आप समझ सकते हैं कलेक्टर कितना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ब्रिटिश इंडिया में, उसके बाद भी अभी भी वो बना हुआ है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु इंट्रोड्यूस्ड पोर्टफोलियो सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया? पोर्टफोलियो सिस्टम पहले समझिए क्या होता है सरकार में। अभी तो आपको लगता होगा कि बहुत नेचुरल है कि अमुक अमुक विभाग का मंत्री है, ये मान लीजिए टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, ये रेलवे मिनिस्टर हैं, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। ये पहली बार जो है लॉर्ड कैनिंग, जो कि फर्स्ट वाइसराय थे जब इंडिया सीधा सीधा ब्रिटिश रूल के तहत आया 1858 में, तो जो वाइसराय थे, उसके पहले गवर्नर जनरल कहते तो उनको वाइसराय कहा जाने लगा, और ब्रिटिश क्वीन या किंग जो है वो डायरेक्ट इंडिया के किंग या क्वीन हो गए। तो उस केस में लॉर्ड कैनिंग ने ये पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। पोर्टफोलियो सिस्टम बेसिकली क्या था कि मतलब उनके जो नॉमिनेटेड मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसको उन्होंने कहा कि तुम एग्रीकल्चर देखोगे, तुम लॉ एंड ऑर्डर देखोगे, तुम जो है सड़क देखोगे। तो ये जो मिनिस्ट्रियल सिस्टम जिसको बोलते हैं विभाग का बंटवारा, वो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। Which one of the following is not one of the wings of the cabinet secretariat? ये तो बहुत अर्बिट क्वेश्चन है। अब आपको कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर का क्यों जानना है एक स्टूडेंट को? तो इसमें विंग क्या होता है, किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर में जो डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन होते हैं, जो थोड़े बड़े होते हैं, उसको विंग बोलते हैं। तो सिविल विंग है, मिलिट्री विंग है, इंटेलिजेंस विंग है, इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन विंग और सॉर्ट ऑफ नहीं है। अर्बिट क्वेश्चन, आप इसको भूल जाइए। While a proclamation of emergency is in operation, the duration of लोक सभा can be extended. ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 352 के तहत जो है नेशनल इमरजेंसी लाई जाती है, 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी, और 360 के तहत जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो फॉर्चुनेटली आज तक इंडिया में कभी लगी नहीं है। 352 की जो नेशनल इमरजेंसी वो 3 बार लगी है, 1962 के चाइना वॉर में, फिर 1971 के बांग्लादेश वॉर में, और फिर 1975 में इंदिरा गांधी ने लगा दिया था। इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे जो अब खत्म भी हो गई है, वो क्लॉज ही खत्म कर दिया गया है। अब उस बेसिस पे कभी इमरजेंसी लग भी नहीं सकता है। तो उसमें जो है ये भी प्रोविजन है उस आर्टिकल में कि यदि नेशनल इमरजेंसी लगती है तो जो लोकसभा का जो टेनियर है वो 1 साल से एक बार में बढ़ाया जा सकता है, जब तक इमरजेंसी हो। और याद रखिए कि इमरजेंसी अनंत काल तक रह सकती है, तो इसमें अनंत काल तक लोकसभा का जो एक साल का बढ़ते रह सकता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये बहुत अच्छा है, मैं वहाँ गया हूँ, मैंने वॉक लिया है, बहुत खूबसूरत सा कैंपस है, पूरे जंगल में बसा हुआ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में। फॉरेस्ट की एकेडमी भी वहाँ पे, वहाँ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर को ट्रेनिंग भी दी जाती है।
36 नंबर क्वेश्चन देखिए any amendment in the constitution of India in regard to which of the following subject need only simple majority of the parliament। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में वो दो तरह से होती है। एक तो आर्टिकल 368 के तहत, ये आर्टिकल को जरूर याद रखिए, उसमें कोई सिंपल मेजोरिटी की बात नहीं, उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है टोटल हाउस के जो लोग हैं और उनका प्रेजेंट उसके 2/3 और 50% जरूर होने चाहिए टोटल स्ट्रेंथ के, इसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। कुछ कुछ क्लॉज में तो इवन 50% ऑफ स्टेट जो अफेक्टेड हो रहा है उनका भी रेटिफिकेशन चाहिए। लेकिन 368 के बाहर भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन है बहुत सिंपल सिंपल चीजों के लिए, जैसे कोरम पार्लियामेंट में कितना हो, मतलब कितने मेंबर हो तो हाउस चल सकता है, जैसे मान लीजिए 1/10 है। क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट में जो दूसरी जो हाउस करनी होती है इसको बाइकैमेरियल बनाना होता है। इसी तरह से स्टेट का बाउंड्री, स्टेट का नाम, ये सब चेंज करने के लिए बहुत सारे ऐसे आप नेट पे जाके पढ़ सकते हैं, मेरे गाइड में भी देख सकते हैं। उन सब के लिए जो है सिंपल मेजोरिटी से जो है प्रोविजन है, उसमें 3 और 4 यहाँ पे टिक मार लीजिए। लेकिन इसको और जान लीजिए क्योंकि अभी तो ये दो हैं, ऐसे 8-10 हैं जो कि, और ये भी जानिए कि ये 368 के बाहर हैं ये, क्योंकि आपको ऐसा पूछा सकता है कि 368 के तहत क्या मेजोरिटी चाहिए, वहां सिंपल मेजोरिटी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा 2/3 चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। Which of the following way was not suggested by MP Foley for resolving conflict in the organization? उन्होंने जो अपनी बुक लिखी डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिएटिव एक्सपीरियंस भी उनकी बहुत फेमस बुक है, ये दोनों बुक को कोई भूलिएगा मत, MP फॉलेट का, तो मैरी पार्कर फॉलेट, तो उन्होंने 3 तरीके बताए थे ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का। उसमें एक था कंप्रोमाइज, दूसरा था डोमिनेशन और तीसरा इंटीग्रेशन। उनका कहना था इंटीग्रेशन सबसे अच्छा है जिसमें कि दोनों साइड का विन विन होता है। डोमिनेशन में एक साइड का विन दूसरे का लॉस होता है, वो ज्यादा दिन तक चलती नहीं है समझौता। कंप्रोमाइज में दोनों साइड जो है दुखी रहता है, दोनों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है। सेपरेशन नाम का कोई चीज नहीं बताया था इसलिए ये ऑड वन आउट। हु रोट द लैंडमार्क आर्टिकल इंटाइटल्ड द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887? ये तो लैंडमार्क बुक है क्योंकि इसी बुक नहीं है, एक आर्टिकल है, ये वुड्रो विल्सन जो राष्ट्रपति भी अमेरिका के थे उन्होंने लिखा, और इसी आर्टिकल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई शुरू हुई अमेरिका में। मतलब एक एकेडमिक डिसिप्लिन की शुरुआत, उसके पहले कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं था। उनके ओनर में वेल्स इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी खोला, यूनिवर्सिटी तो था बहुत पहले से, वहां पे एक डिपार्टमेंट खोला गया, उस यूनिवर्सिटी का नाम है एबरस्वेथ, मैं प्रोनाउंस बहुत सही नहीं कर रहा हूं, उसको देख लीजिएगा, एबरस्वेथ यूनिवर्सिटी इन वेल्स यूके। उसमें पहली बार जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन की सब्जेक्ट की उसमें वहां खोली गई। वुड्रो विल्सन इतने फेमस थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं खोली गई थी, आईआर की खोली गई थी, क्योंकि इन्होंने 14 पॉइंट प्रिंसिपल भी दिया था, लीग ऑफ नेशन बनवाने में भी इनका हाथ था, तो इनका आईआर में भी बहुत बड़ा वुड्रो विल्सन का हाथ था। तो उसके मतलब सम्मान में उस यूनिवर्सिटी में आईआर की भी पहली बार पढ़ाई जो है वो शायद 1919 में हुई थी, वहां शुरुआत हुई थी, और उसमें वुड्रो विल्सन चेयर जो है वो बनाया गया जिसके की हेड करने वाले प्रोफेसर को पूरे दुनिया में इज्जत की नजर से देखा जाता था। वही वुड्रो विल्सन जो है उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था जिससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। और ये शुरुआत ही उन्होंने नहीं किया, उन्होंने जो है एक डाइकोटमी भी खींच दी। उनका कहना था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बिल्कुल न्यूट्रल होकर के, पॉलिसी और पॉलिटिक्स से कोई नाता नहीं होना चाहिए, जो पॉलिसी बने उसको प्रोफेशनल वे में, इफिशिएंट वे में जस्ट उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये डायकोटमी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन की अभी तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरह से परेशान करता रहता है। इसके अलावा चूंकि ये क्वेश्चन आ गया तो देखिए कि ये जो बुक है 1926 में, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो एल.डी. वाइट ने लिखा था, ये पहली टेक्स्ट बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। और जो दूसरी टेक्स्ट बुक है विल्बाई ने लिखा था, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों किताब को भी जरूर याद कर लीजिए। इसके अलावा ड्वाइट वॉल्डो जो है, चूंकि यहाँ दिख रहे हैं इसलिए मैंने दिया है, ड्वाइट वॉल्डो की जो बुक है स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, इन दोनों, इस सब बुक को भूलिएगा मत, ये जो 4-5 बुक और आर्टिकल हैं। 39 देखिए, विच टू कंट्रीज प्लेड द फाइनल ऑफ द इनॉग्रल आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप? ये भी जो है करंट इवेंट था क्योंकि 2021 के किसी मंथ में हुआ था, मंथ तो मैं भूल गया हूँ। इंडिया न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड जीत गया था, हम लोग का हार्ट ब्रोकन हुआ था, इंडिया फाइनल में पहुंचा था लेकिन हम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए टेस्ट में। द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो किसके तहत बना था? ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो किस कमीशन या किस रिपोर्ट के बेसिस बनी थी? तो वो ब्रिटिश जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसके तहत जो है इलेक्शन हुई थी, और उसके तहत ही जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी।
41 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह करंट इवेंट भी है क्योंकि अभी WHO बहुत न्यूज में है पैंडेमिक को लेके, और उसके जो चीफ हैं उनका नाम मैंने यहाँ दे दिया है, तो टंग ट्विस्टर है, आप पढ़ लीजिए, मिस्टर टेड्रोस। वो अभी हाल में इंडिया आए थे, तो इसलिए भी ये करंट इवेंट है, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये इस पे क्वेश्चन पूछा था जो यूजीसी नेट में पहले भी पूछा गया है कि किस शहर में दुनिया के यूनाइटेड नेशन की सबसे अधिक एजेंसी का हेडक्वार्टर है, वो शहर है जिनेवा, न्यूजीलैंड। Who criticized the Weber's ideal type bureaucracy and mentioned that the words ideal and type cancel each other। अब इस टाइप के क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट होते हैं, आप जानते हैं तो जानते हैं, वैसे इस लाइन को गौर से पढ़ लीजिए। कई लोग जो हैं वेबर के ब्यूरोक्रेसी के क्रिटिक है, मैंने यहाँ दे दिया, टालकट पार्सल, फ्रेडरिक, रॉबर्ट प्रेस्थस और एम क्रोजियर, ये सब भी जो है वो रहे हैं, मतलब क्रिटिक रहे हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के। तो ये कई बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे कार्ल फ्रेडरिक है जिन्होंने ये बात कही थी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सब लड्डू क्वेश्चन है, फाउंडेशनल बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, फ्रेडरिक्स। इसी में उन्होंने जो है प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जिक्र किया है, और जो साला मॉडल, बाजार कैंटीन मॉडल, एंड सारे जो जो इकोलॉजिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे जो लार्जर सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट होती है उससे अफेक्टेड हो जाता है। हु हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो फर्स्ट जो भी है ना, ऐसे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के, तो सुकुमार सेन थे। फर्स्ट स्टैटिशियन कौन थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जैसे अम्बेडकर थे। फर्स्ट ये सब पता होना चाहिए। तो फर्स्ट जो स्पीकर लोकसभा के थे वो GV मावलंकर थे, याद कर लीजिए। विच ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इवन दाउ ही इज नॉट ए मेंबर। ये जो सौभाग्य प्राप्त है, ये ऑनर प्राप्त है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं। जो सेकेंड लॉ ऑफिसर होते हैं उनको कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल अभी हैं तुषार मेहता। AG जो हैं अटॉर्नी जनरल वो हैं के वेणुगोपाल, बहुत ही सीनियर लॉयर को बनाया जाता है, और वो एक तरह का कोर्ट का अधिकारी भी होता है, कोर्ट को भी हेल्प करता है जो अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में वर्णित है, और ये भी पूछा जाता है किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल का जिक्र है। वो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। Who rejected the principle of administration as mere myths and proverb। मतलब एक तरह का झूठ, प्रपंच, कहानी है, कहावत है, कोई साइंटिफिक नहीं है। तो ये कहने वाले हर्बर्ट साइमन थे। इसको एरा ऑफ चैलेंज बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो आप 1930s 40s में साइमन लेकर के आए। विच इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुनी। मुनी और रिले ने जो ऑर्गेनाइजेशन के 4 प्रिंसिपल दिए थे। कोऑर्डिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल है। स्केलर प्रोसेस हायरार्की को दिखाता है, टॉप टू डाउन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंशिएट होना चाहिए फंक्शनल बेसिस पे, मतलब कि फाइनेंस, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, लाइक दैट। एंड लाइन एंड स्टाफ, ये 4 उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल दिया था। उसमें से पहला प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन है, इसको जरूर याद कर लीजिए। ये उन्होंने अपने बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1939 में दिया था, मुनी और रिले ने। हु वेर द ऑथर ऑफ द बुक रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट। ये जो बुक है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसने जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को लाने में बहुत हेल्प किया 1990s में, और इसके ऑथर थे ऑसबॉर्न और गैबलर। रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट। द स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली एड्रेसेज, मतलब स्पीकर जो है, मान लीजिए लोकसभा के स्पीकर किसको देगा अपना रेजिग्नेशन, डिप्टी स्पीकर। इसी तरह विधानसभा जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो स्पीकर है वहां के डिप्टी स्पीकर को देगा। इसी तरह की जोड़ी बनती है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में। प्रेसिडेंट किसको अपना रेजिग्नेशन देगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट को, ना कि चीफ जस्टिस को। कई लोग चीफ जस्टिस मार देते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफकोर्स प्रेसिडेंट को। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन। आपको पता है कि 73rd अमेंडमेंट जब आया तो उसके साथ में स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन का जिक्र आया, जो पंचायती राज का एक तो इलेक्शन करवाएगा, दूसरा जो है स्टेट और पंचायती राज के बीच में जो टैक्स का जो प्रोसीड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में तो बहुत लंबा चौड़ा, चलिए जल्दी करते हैं। इसमें आप ये जब पढ़ेंगे ना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी रिमूव्ड इन एनी मैनर। अब ऐसा जो स्टेटमेंट होता है ये सब आउटलैंडिश या क्रूड स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई भी जब प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को किसी मैनर में हटाया ही नहीं जा सकता है? तो ये तो अपने आप में ही गलत है, बाकी ये दोनों सही है। तो 1 और 2 जो है ये सही है। Which fundamental right mentioned in Indian Constitution is not available to the foreigner। इसके लिए आप यहाँ पे पूरा पढ़ जाइए।
ये सब फंडामेंटल राइट जो हैं ये सभी को हैं, चाहे वो सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो। आप देख सकते हैं राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ के तहत राइट टू एजुकेशन है, और ये सब जो कल्चरल राइट, राइट टू रिलीजन, ये सब है। लेकिन जैसे कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का जो राइट है और कुछ जो ग्रुप राइट्स हैं वो केवल राइट टू फ्रीडम जो है वो सब इंडियन सिटीजन को ही मिलता है। तो इसमें से यदि आप देखेंगे तो नॉट अवेलेबल लिखा है, तो आर्टिकल 16 नहीं मिलेगा, जबकि 14, 21 और 21A मिलेगा। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल, बस इसको याद कर लीजिए, मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल के फादर हेनरी फयोल को कहते हैं, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी दिया था। ब्यूरोक्रेसी किसने क्वाइन किया, जो टर्म ब्यूरोक्रेसी, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यदि आप पास्ट ईयर पेपर देखेंगे तो कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे, इसलिए ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसको क्वाइन करने वाले जो जेंटलमैन थे फ्रांस के विंसेंट डी गॉरेनी थे, और इन्होंने बहुत ही पेजोरेटिव वे में इसको क्वाइन किया था। मतलब ब्यूरोक्रेसी वो है जो डेस्क पे बैठ के, वहां डेस्क को ब्यूरो बोलते हैं, डेस्क पे बैठ के काम करता है, जनता से कटा हुआ, उसको कुछ पता नहीं होता हो क्या रहा, बस अपने ही में रूल रेगुलेशन में मस्त रहता है, इस टाइप का मतलब निगेटिव वे में उन्होंने इसको क्वाइन किया था, विंसेंट डी गॉर्नी। गॉर्नी अब कैसे पढ़ेंगे पता नहीं, फ्रेंच में तो शायद गॉर्न बोलेंगे इसको। तो ब्यूरोक्रेसी टर्म उन्होंने क्वाइन किया था। फयोल ने जो बुक लिखा था उस बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जिन्होंने 14 पॉइंट प्रिंसिपल इसमें दिया था। 11th रिपोर्ट जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के, सेकंड एआरसी कहते हैं, वो किस टाइटल पे बेस्ड था। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसके लिए मैं आपको हमेशा कहूंगा कि आप ना 15 रिपोर्ट दिया था सेकंड एआरसी ने, 15 को जस्ट पढ़ लीजिए, 5 मिनट लगेगा दिमाग में बिठाने का, और आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आ जाएगा। आगे मैंने स्लाइड में पूरा 15 दे दिया, उसको रट लीजिएगा, उसको कहीं नोट कर लीजिएगा। उसकी 11वीं रिपोर्ट जो थी वो थी प्रमोटिंग ई गवर्नेंस द स्मार्ट वे फॉरवर्ड, आगे हम लोग देख लेंगे। इसमें जो और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड एआरसी जो है उसके चेयरपर्सन कौन थे, उसके चेयरपर्सन थे वीरप्पा मोइली, जो कांग्रेस के लीडर थे। ये बनी थी 2005-6 में, लेकिन इसकी रिपोर्ट जो है 2006 से 2009 के बीच में आई, 4 सालों में। जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था वो 1966 में कंस्टिट्यूट हुई थी, उसके चेयरपर्सन थे मिस्टर मोरारजी देसाई, जो बाद में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो हनुमंथैया जी को जो है उसका चेयरपर्सन बनाया गया था। यही दो अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है आई है इंडिया में, थर्ड अभी तक आई नहीं है। विच पार्लियामेंट्री कमिटी हैज रिप्रेजेंटेशन ओनली फ्रॉम लोकसभा, ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली जो पार्लियामेंट्री कमिटी है उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं, लेकिन जो एस्टीमेट कमिटी होती है इसमें 30 मेंबर होते हैं, वो 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो कमिटी है पार्लियामेंट की जो किसी भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के पर्स को पर नजर रखती है, पैसे पर नजर रखती है, और चूंकि लोकसभा जो है वो जनता की हाउस है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसलिए उसको पीपुल के पर्स पे नजर रखने के लिए केवल लोकसभा के मेंबर लिए जाते हैं। ये मैं कह रहा था कि जो 15 रिपोर्ट है सेकेंड एआरसी की, एकदम पढ़ लीजिए। जैसे कई बार पूछा था कि फर्स्ट रिपोर्ट किस चीज पे थी, तो राइट टू इंफॉर्मेशन पे था, मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, जैसे कि चौथी इथिक्स पे था, 9 जो है कंबाटिंग टेररिज्म पे था, 13वीं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, 15वां स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, 11 जो पूछा गया प्रमोटिंग ई गवर्नेंस स्मार्ट वे फॉरवर्ड है। तो ये सब को एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए इसको। 57 देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मतलब माता से रिलेटेड है, इज अंडर द परव्यू ऑफ विच मिनिस्ट्री, क्योंकि माता से है तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आसान आप गेस कर सकते हैं। ये जो वर्ड है सोशलिस्ट और सेकुलर, वो किस जो है अमेंडमेंट से प्रीएम्बल में इंसर्ट किया गया, इसमें एक चीज छोड़ दिया गया है, और एक वर्ड और घुसाया गया था, वो था इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी जो है वो घुसाया गया, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, ये तीनों 42nd अमेंडमेंट 1976 इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के द्वारा। इन विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट द डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज रूल, ये सब एकदम लड्डू क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन, आपको पता है, केशवानंदा भारती केस 1973, जिसको कि 1980 के मिनर्वा मिल केस में इसको और एकदम स्पष्ट कर दिया गया कि हाँ बिल्कुल ये रहेगा, और उसी के बेसिस पे भी आपने देखा कि 97th अमेंडमेंट के बहुत सारे पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इशू ए रिट ऑफ हैबिया कॉर्पस इज वेस्टेड विथ, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को रिट इशू करने का पावर है। 5 रिट हैं, आपको पता है, बहुत जगह मैंने बताया था, यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत जो है ये रिट इशू करने का पावर है। रिट क्या होता है? ऑर्डर,
और रिट पिटीशन क्या होता है? उस ऑर्डर के लिए प्रेयर करना। क्वेश्चन 61 देखिए, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। अब ये क्वेश्चन इस तरह के नहीं पूछने चाहिए, अब ये इतनी अंदर की बात है। डिफेंस में जो आर्म्स एंड अदर जो है होते हैं उसके खरीद फरोख्त के लिए कमेटी बनती होगी, उसको कौन चेयर करते हैं? तो डिफेंस मिनिस्टर करते हैं। ये सब नहीं पूछना चाहिए। हु वॉन द मेंस फ्रेंच ओपन टेनिस। अब ये जो है फ्रेंच ओपन जो है मई में होती है 2021 में। देखिए ये सब करंट इवेंट का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है इसलिए आसान है कि नोवाक जोकोविक जो हैं उन्होंने 2021 का 4 ग्रैंड स्लैम होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है, उसको जीत लिया जनवरी में। फिर मई में फ्रेंच ओपन होता है, उसको भी जीत लिया। फिर जून में जो है विंबलडन होता है, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप बोलते हैं, उसको भी जीत लिया। तो तीनों को जीत लिया। केवल जो अगस्त में जब हुआ यूएस ओपन, तो उसको केवल जो है मैडवे मैडवेडेव ने जीता। तो वो छोड़ दीजिए, तो बाकी तीनों को नोवाक जोकोविक ने जीता। और ये अभी न्यूज में क्यों आ गए? वो इसलिए आ गए कि उन्होंने कोविड का टीका लेने से इनकार कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोविड टीका नहीं लेना चाहते हैं और उसको थ्रेटन किया गया उनको कि आपको ग्रैंड स्लैम में या इस टूर्नामेंट में नहीं खेलने दिया जाएगा, जो वर्ल्ड टेनिस फेडरेशन। उन्होंने बोला ठीक है, मुझे नहीं खेलने दिया जाएगा तो मैं घर में बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं टीका नहीं लूंगा। बाद में उनको अलाउ किया गया। तो ये कंट्रोवर्सी आई, पूछा भी जा सकता है कौन से ग्रेट टेनिस प्लेयर ने जो है कोविड का टीका लेने से इनकार कर दिया। नोवाक जोकोविक। Which state in India has become the first state to present a paperless budget? इसका आंसर उत्तर प्रदेश है, लेकिन आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी प्रेज बढ़ती है, तो बहुत अच्छी बात है कि पेपरलेस बजट लेकर के आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज द फोर्थ ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट वाज एडवोकेटेड बाय। तो ये एक टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप की किसने ऐसा कहा कि फोर्थ ब्रांच है गवर्नमेंट का? तो ठीक है, विल बाय ने, वही विल बाय जिन्होंने कि सेकंड बुक लिखा, अभी आपको देखा, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रिएटिव एक्सपीरियंस? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एमपी फॉलेट, उन्होंने डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन भी लिखा और क्रिएटिव एक्सपीरियंस, ये दो बुक तो आप भूल नहीं सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गेव वर्डिक्ट विच हैव ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन? ये आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जो एसआर बोम्मई केस है 1994 में हुआ था, इसमें आर्टिकल 356 के तहत जो स्टेट इमरजेंसी लगाती है, उस पर बहुत सारे कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लाद दिए, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थोड़े हाथ बंधे हैं और उसके बाद से उसका दुरुपयोग बंद हुआ है। उसमें सेंटर स्टेट की रिलेशन खुल के सामने आता है। इसकी जब सेंटर स्टेट की बात आती है तो आपको सरकारिया कमीशन 1983 और 2007 का एमएम पुंछी कमीशन, ये दोनों नहीं भूलना चाहिए, जो दोनों बहुत बड़े कमीशन बनाए गए थे सेंटर स्टेट रिलेशन पे। इसके अलावा सेंटर स्टेट रिलेशन पे आर्टिकल 263 के तहत जो है 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल की भी स्थापना की गई, लेकिन ये सब डिफंक्ट जैसी है, अभी भी कोई खास इस पे मतलब बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है इंटर स्टेट काउंसिल पे। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी had recommended people's participation in community development program? देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पे जब कमेटी की बात आए तो एक ही कमेटी याद रखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी, जो 1957 में कंस्टिट्यूट हुई तो थी एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के वर्किंग पे, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट जो दिया उसी से पंचायती राज व्यवस्था बेसिकली आई, पीआरआई। फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 जो हुआ, उससे कौन सी धारा निकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की? वो धारा निकली न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीए की। और इस मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस को करने वाले कर्ता धर्ता फ्रैंक मैरिनी और ड्वाइट वाल्डो थे। बाद में फ्रैंक मैरिनी ने उस एक्सपीरियंस पे एक बुक लिखा, टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। चूंकि ये बुक एक फाउंडेशनल बुक मानी जाती है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसलिए ये बुक हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है मैरिनी की। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। तीन का नाम दिया हुआ है, टेलर है, साइमन है, मिलेट है, और ये पूछा जा रहा है कि इसमें से यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को कौन अपोज करते हैं? ये तीनों अपोज करते हैं। आपको पता है कि टेलर ने जो है दो टाइप का फोरमैन दिया था, फंक्शनल फोरमैन और प्लानिंग फोरमैन, और हर्बर्ट साइमन ने भी अभी जस्ट आपने देखा कि उन्होंने काटा इसको कि स्पेशलाइजेशन का प्रिंसिपल के बेसिस पे। मिलेट को भी इसमें घुसा लीजिए तो 1 2 3। अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल के तहत जो है अपराध घोषित कर दिया गया है या एबोलिश कर दिया गया? आर्टिकल 17। यहाँ आर्टिकल 18 को भी याद कीजिए, इसके तहत टाइटल को हटा दिया गया, राजा राय ये सब कोई नहीं रखेगा। द टर्म इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क किस आर्टिकल या कहां पे निहित है? तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में निहित है और ये आर्टिकल 39 का पार्ट है। मैंने उसका 39 में बहुत चीज लिखा हुआ है, उसमें से डी पार्ट है कि दैट देयर
देयर इज ए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ये स्टेट सुनिश्चित करेगी, ये लिखा हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट 1976 को, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? ये बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन है, छिपा हुआ क्वेश्चन है। उसके लिए कमेटी बनी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, जो कांग्रेस के लीडर थे स्वर्ण सिंह, उनके रिकमेंडेशन पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटी। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि छुपा हुआ थोड़ा सा क्विज टाइप का क्वेश्चन है। मैत्री सेतु करीब 2 किलोमीटर लंबा एक पुल है इंडिया और किस कंट्री के बीच में? तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये पुल है, बस याद कर लीजिए, वो भी कहीं न्यूज में होगा। डाइट जो है ये किस कंट्री के पार्लियामेंट का नेम है? तो ये जापान के पार्लियामेंट का नेम है। और यहाँ पे बहुत सारे मैंने और दे दिए हैं, जैसे ईरान का मजलिस, अफगानिस्तान का सूरा, बंडस्टैग, डूमा, ये सब सब पूछा जाता है, ये सब जीके का क्वेश्चन है ये सब। 76 नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इस अगेन ये सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ये पूछ रहे हैं कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? अब सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के तहत आएगा। कॉमन सेंस क्वेश्चन, इसको आप सीएस क्वेश्चन कह सकते हैं, सीएस जहां मैं लिखता हूँ कॉमन सेंस क्वेश्चन। साइक्लोन तौकते जो है वो जो आया था वो कहाँ उठा था? तो वो वेस्टर्न साइड में था, तो अरेबियन सी में आएगा। अभी जैसे आसानी जो है वो बे ऑफ बंगाल में आया है। Which one of the following is responsible for the preparation and presentation of union budget to the parliament? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, वही जो है बजट बनाती है और वही फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू उसको प्रेजेंट किया जाता है। वैसे ये बात याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि बजट फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करेंगे, ये जरूर लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है उसको बजट को प्रेजेंट करवाएगा, किससे करवाएगा ये अलग बात है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट टू इंप्लीमेंट केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ये मान लीजिए हुआ, ये किस दो स्टेट के बीच में समझौता हुआ? तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये केन बेतवा प्रोजेक्ट उसी दो स्टेट संबंधित है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है एनुअल वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है हर साल? ये करता है वर्ल्ड बैंक, और इसी के रिपोर्ट जो है 1992 में गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया था, गुड गवर्नेंस। और इस तो इसलिए ये सब चीजें याद रखनी चाहिए, मतलब क्योंकि 1992 के वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछा जाता है। 79 व्हाट इज द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग, मतलब आपको गवर्नर बनने के लिए मिनिमम कितना उम्र चाहिए? 35 साल। इससे लेकर मैंने सारा दे दिया, गवर्नर के लिए आर्टिकल 157-58, पंचायत जो है 21 साल, सबसे कम उम्र पंचायत के मेंबर बन सकते हैं, लोकसभा के 25 साल में, राज्यसभा के 30 साल में, और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर 35 साल में, याद कर लीजिए। Which among the following is not a constitutional body? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होता है जिसका आर्टिकल में लिखा रहता है कहीं ना कहीं। इलेक्शन कमीशन 324 में लिखा हुआ है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315, फाइनेंस कमीशन 280, और ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये आरटीआई एक्ट के तहत आए स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, the preamble of the constitution is justiciable in court, which of the, तो ये तो सही एक अमेंड किया था, तभी तो आपने देखा 42nd अमेंडमेंट में 3 इसमें घुसाए गए, लेकिन ये जस्टिसिएबल नहीं है, इसको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि प्रेम्बल में ये लिखा हुआ है। ये एक तरह का जस्ट हमारा पायस थिंकिंग है, ये सोच है, हमारी आत्मा जरूर है, लेकिन उसको, तो इसलिए ओनली वन है इसमें। अब यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, 3 केस जो है वो प्रेम्बल की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या कॉन्स्टिट्यूशन में उसका क्या रोल है, इस पे 3 केस इंपॉर्टेंट है। एक है बेरूबारी केस, ये 1960 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन अपने इस डिसीजन को उन्होंने केशवानंदा भारती केस जो 1973 में आया उसमें उसने पलट दिया। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन वो अपने सेल्फ स्टैंडिंग नहीं है, उसको किसी न किसी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बॉडी में है उससे ही लिंक करके उसको देखा सकता है, और वो जस्टिसेबल नहीं है। एसआर बोम्मई केस जो 1994 में आया था, जो अभी आपने देखा, उसमें भी प्रेम्बल के बारे में कहा गया कि ये इंडिकेट करती है बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको। तो ये तीनों को जरूर याद कर लीजिए। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सॉरी ये क्वेश्चन छिप गया है, आई एम सॉरी फॉर दिस। इसमें यह था कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें से कौन सा थीम उसका नहीं है, तो इसका थीम है रिलेवेंस, एनपीए का, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये 4 थीम है, रिलेवेंस, वैल्यू, इक्विटी, चेंज, और एक 5वां भी है क्लाइंट
ओरिएंटेशन तो इसमें चेंज है, सोशल इक्विटी है, रिलेवेंस है, ये नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन तो नो नो, यही इसका सही आंसर भी है। 83 नंबर देखिए, विच कमिटी रिकमेंडेड पेसा एक्ट। जो पेसा एक्ट का फुल फॉर्म है, उसे लिखा हुआ भी है पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। इसमें ऐसा हुआ था कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आया था 1992 में, तो ये 5th और 6th शेड्यूल के एरिया पे लागू नहीं होता था, जो ट्राइबल एरिया है, जो शेड्यूल एरिया कहलाता है। बाद में गवर्नमेंट को फील हुआ कि ये एटलीस्ट 5वें शेड्यूल एरिया में लागू होना चाहिए, उसके लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम था दिलीप सिंह भुरिया कमेटी, जो यहाँ लिखी हुई है। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया जिसके बेसिस पे पेसा एक्ट 1996 आया, और ये 5वें शेड्यूल एरिया में पंचायती राज को एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन जो छठे शेड्यूल का जो एरिया है, जिसमें 4 स्टेट आता है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड या मेघालय, देख लीजिएगा 4 स्टेट आते हैं 6 शेड्यूल एरिया में, जहां पे कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात है, वहां पे अभी भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, क्योंकि वहां सेपरेट ही व्यवस्था है। चाइना लॉन्च्ड ए ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी नोन एज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप सबको पता होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, BRI। पहले उसका नाम जो था वो था वन बेल्ट वन रोड, अब कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका नाम बदल गया है। और इसी के तहत जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रही है, जिसमें ग्वादर पोर्ट की बात आती है, न्यूज में काफी आता है CPEC। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, ये तो आपको दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको पता होगा, आपको झेलना भी पड़ता होगा, उससे काफी सारे रोड वोड चोक हुए हैं। वो एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो पार्लियामेंट को नए ढंग से, और जितनी सेक्रेटरीट है, जितने गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री है, वो एक जगह पे बनाने की कवायद है, और ये बहुत तेजी से बन रहा है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बताएं, किसी ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि जैसे सेंट्रल विस्टा बन रहा है, वैसे ही जुडिशियल विस्टा बनना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी का भी काम बहुत बढ़ गया है और उसको बहुत बिल्डिंग विल्डिंग ठीक से नहीं है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से अभी हाल में पूछ दिया कि आपका इस पे क्या कहना है। अब गवर्नमेंट बेचारी सोच रही है क्या कहा जाए। Who among the following was the chairman of the 15th फाइनेंस कमीशन। अभी आपने देखा फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत आता है, उसके जो 15वें फाइनेंस कमीशन जो अभी चल रही है, उसके चेयरपर्सन का नाम है मिस्टर NK सिंह, जो एक्स ब्यूरोक्रेट भी रहे। अब ये मैच करने का है। प्रिंस आपको पता है कि मैकियावेली ने लिखा है, तो डी का 3 से 2 आपको हुआ, ये 2 तो कट गए। अब ऐसी फाइनर, जो फाइनर देख लीजिए, एक हरमन फाइनर है और एक जो है ऐसी फाइनर है। एक एडमिनिस्ट्रेशन के ज्ञाता है, एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, दोनों में कंफ्यूजन होती है। इन्होंने लिखा है प्राइमर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी फाइनर ने, तो बी का 1, तो बी का 1, और ये आपका सही हो जाता है। हम बाकी मैच कर लीजिएगा। एंथोनी डॉन्स जो है, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने डेमोक्रेसी को इकोनॉमिक थ्योरी के थ्रू समझाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो एंथोनी डॉन्स आपको दिखते हैं C, मतलब इनसाइड ब्यूरोक्रेसी नाम की बुक भी इन्होंने लिखी है, और फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट जो है सेल्डन ने लिखा है। जोन ऑफ इंडिफरेंस एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको मतलब इतनी बार रिपीट होता है, ये हर जगह, और ये देने वाले जो हैं चेस्टर बर्नार्ड हैं, जिन्होंने जिन्होंने फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव नाम की बुक लिखी थी, और ये ऑथोरिटी से रिलेटेड है। ये मैं कई बार बता चुका, चलिए आज और बता देते हैं एक बार फिर से। जोन ऑफ इंडिफरेंस वो कहते हैं कि वो सबऑर्डिनेट के केस में उनके ब्रेन में साइकोलॉजिकली वो हिस्सा है जहां पे कि वो अपने बॉस का ऑर्डर को बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं, मतलब ऑटो रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि आप अपने प्यून को यदि आप कहिए, कोई बड़ा ऑफिसर कहेगा चाय लाओ, तो प्यून एक सेकंड नहीं सोचेगा और वो चाय बनाने लगेगा। लेकिन यदि बॉस बोलेगा कि तुम मेरे घर के लिए सब्जी खरीद के लाओ, तो ये जोन ऑफ इंडिफरेंस में नहीं आता है। वो क्वेश्चन कर सकता है कि सर मैं आपके घर के लिए क्यों सब्जी खरीदूं। तो ये ऑथोरिटी से रिलेटेड है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसके रिकमेंडेशन, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे वो उसको लागू किया गया या सेटअप किया गया था, वो था सांथानाम कमेटी, जो 1962 में बनी थी। ये एंटी करप्शन कमेटी थी। ये बहुत बहुत बार पूछा जाता है, याद कर लीजिए कि किसके रिकमेंडेशन पे। और ये CBC जो सेटअप हुई थी 1964 में। प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है, उसका मायने क्या होता है? उसका मायने ये होता है कि एक जो बॉस है वो कितने सबऑर्डिनेट को जो है वो कंट्रोल कर सकता है, मतलब कितने सबऑर्डिनेट जो है वो उसको डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। तो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल है, और ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि किन किन फैक्टर पे स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड करता है।
तो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन इफेक्टिवली डायरेक्ट और हैंडल। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ठीक है, ये तो बी आर अम्बेडकर भी मैंने आपको बताया था, बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? देखिए जितने भी अथॉरिटी इस तरह के हैं कॉन्स्टिट्यूशन लाइक यूपीएससी हो चाहे सीएजी, ये सब अपनी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं और फिर प्रेसिडेंट जो है उसको पार्लियामेंट में ले करवाता है। तो फाइनली जो है पार्लियामेंट जो कि पीपुल के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं, प्रेसिडेंट। फेडरिक हसबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी मैंने अभी आपको कुछ मिनट पहले बता दिया, इसको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं। 47 समिट जो G7 का हुआ उसके बारे में काफी चीजें कह रहे हैं। क्वेश्चन तो सिंपली ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो है G7 का पार्ट नहीं है। तो फ्रांस है, यूएसए है, जापान है, कनाडा है, यूके है, लेकिन इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इसमें एक और क्वेश्चन अभी जानिए, क्योंकि रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया हुआ है। 2014 के पहले रसिया भी इसका पार्ट होता था, उस समय इसको G8 कहलाता था, लेकिन जब उसने यूक्रेन पे चढ़ाई की और उसके क्रीमिया को हड़प लिया तो उसको G8 से निकाल दिया गया। नेशनल मॉनसून मिशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये देखिए G7 के मेंबर हैं, इसको याद कर लीजिए। 9th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि बहुत सारे एक्ट अब तो घुस गए हैं, लेकिन प्राइमरली उसमें पहले लैंड रिफॉर्म से संबंधित एक्ट को रखे गए थे और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया था कि जो भी एक्ट 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिए जाएंगे वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाएंगे। बाद में कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सब कुछ नहीं चलेगा, वो भी जुडिशियल रिव्यू होगी उसकी। ये पहले ही अमेंडमेंट में नेहरू जी ने 1951 में ही ये डलवाया था। फंडामेंटल राइट जो है किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है? ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया। अब यहाँ पे जितने भी जहां जहां से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हम लोग आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं। इमरजेंसी प्रोविजन हम लोग जर्मनी, वेमर रिपब्लिक जो हिटलर के पहले की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी जर्मनी की, उससे हम लोग लेकर के आए हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो जो कंबाइंड जिसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब हम लोग ब्रिटिश कॉमन सिटीजनशिप, ये सब यूनिफाइड जुडिशरी, ये सब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के आए हैं। अमेरिका से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट लिया है, जुडिशियल रिव्यू लिया है, कई चीजें हम लोगों ने उससे भी लिया है। कनाडा से हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग सेंटर का लिया है। हु इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? ये तो अब बदल गए हैं, उस समय में राजीव कुमार थे पिछले साल। अभी जस्ट जो है सुमन बेरी, कुछ दिन हुए हैं पहले, सुमन बेरी जो है वो वाइस चेयरमैन नीति आयोग के बनाए गए हैं। ये करंट इवेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछा जा सकता है। हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? ये भी करंट इवेंट क्वेश्चन है, उसे तो कुछ साल पहले बना दिए गए हैं, पिनाकी चंद्र घोष अभी भी वही है। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जिस दिन कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भी है। ऑफ कोर्स उस दिन ईसा मसीह का भी जन्म दिवस है और हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जन्म दिवस पे गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला किया कि हम गुड गवर्नेंस वीक बनाएंगे, 20 से 25 दिसंबर को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन जो है, 8-10 क्वेश्चन करंट इवेंट से संबंधित हैं। तो यदि आप जामिया का पेपर दे रहे हैं, चाहे आईआर का हो, चाहे पॉल साइंस का या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, करंट इवेंट पे जरूर अपनी नजर रखें। दूसरा लेसन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री के बारे में भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। और थर्ड ये है कि जनरल जो जीके होती है वो भी थोड़ा बहुत जानिए, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जीके है। बाकी तो बहुत जो आसान क्वेश्चन जो है आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि यदि शायद कि 1 मई से जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। ये एक मेंबरशिप ग्रुप है एक तरह का, उनको काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं। जब आप मेंबर बनेंगे तो आपको समझ में आएगा। और वो सारे टेस्ट सीरीज चूंकि टेलीग्राम में अवेलेबल रहते हैं, आप कभी भी ज्वाइन करेंगे तो आपको वो सारे टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्म में और ऑनलाइन फॉर्म में मिलेंगे और बहुत सारे मटेरियल वहाँ पे फ्री मिल रहे हैं और काफी सारे बेनिफिट। यदि आप उस मेंबरशिप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, जो बेस्ट तरीका होता है पास्ट ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करके या क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, तो आपने नेम एंड टेलीग्राम नंबर जो है ईमेल करें, इस पे आपको गाइड की जाएगी। ऑफ कोर्स ये पेड कोर्स है बट नॉमिनल कॉस्ट पे। आप इन तरीके से मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं आपके क्वेश्चन या क्वेरी का जवाब देने का। अच्छे रहें, हेल्दी रहें, केयर रखें। एग्जामिनेशन चल रही होगी आप लोगों की और फिर बहुत जल्द मिलेंगे। और भरोसा रखिए कि जामिया यदि आप दे रहे हैं तो जामिया के जितने मेरे पास पेपर हैं वो सब को हम एनालाइज कर देंगे 10 जून के पहले। बाय।